हेलो, नमस्कार। मैं आदित्य बारो आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे प्यारे से चैनल प्रबोधनम में। हम लोग केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर को पढ़ते वक्त हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली थी, जैसे कि हमने जान लिया था केमिकल रिएक्शंस किन्हें कहते हैं, केमिकल इक्वेशंस किन्हें कहते हैं। इसके साथ साथ हमने टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस पढ़े थे, जैसे कि बैलेंस एंड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस। उसके साथ साथ हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़े थे। बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस को हमने इवन स्टडी भी करा हुआ है। लास्ट केमिकल रिएक्शंस रह रहे हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। एंड आज की क्लास में हम इन्हीं दो रिएक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे और फिर चैप्टर को द एंड करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। एंड ये प्रैक्टिस क्वेश्चन एक नहीं दो करेंगे। ये इसलिए है ताकि हम अपने बैलेंसिंग के कॉन्सेप्ट को भूलें ना, क्योंकि ऑल द वे बैलेंसिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें बच्चों को बड़ी परेशानी होती है। तो उस चीज को देखते हुए हम दो प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। तो फर्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन है हमारा, इन द डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। तो यहाँ डिकम्पोजिशन किसका हो रहा है? लेड नाइट्रेट का। टू गिव लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस। द कोएफिशिएंट ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज। हमसे पूछा गया है कि अगर लेड नाइट्रेट डिकम्पोज होता है एंड डिकम्पोज होके लेड ऑक्साइड बनाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है एंड ऑक्सीजन गैस बनाता है, तो फिर हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कोएफिशिएंट क्या होगा? इसके लिए हमें बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग एक इक्वेशन क्रिएट कर लेते हैं। इक्वेशन क्या है? लेड नाइट्रेट। एंड लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है PbNO3 होल ट्वाइस। इसी का डिकम्पोजिशन हो रहा है। अब ये डिकम्पोज होकर क्या बना रहा है? तो बना रहा है लेड ऑक्साइड PbO प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 प्लस ऑक्सीजन गैस। और हमसे पूछा गया है कि ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, इसका कोएफिशिएंट क्या होगा? कोएफिशिएंट पता लगाने के लिए हमें सबसे पहले बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी बैलेंसिंग करनी। अच्छा, अगर आपके मन में डाउट ये है कि ये आपको कैसे पता चला कि इनके फॉर्मूले क्या हैं, तो उसके लिए क्लास 9th में हमने फॉर्मूले बनाना सीखा भी था। इवन यहाँ दिखा भी दो, अगर ये लेड नाइट्रेट में अगर आप देख रहे हो तो लेड का जो वैलेंसी है वो 2 है। तो मैंने यहीं से उठाया Pb+2। एंड क्योंकि नाइट्रेट की बात करें तो नाइट्रेट का जो वैलेंसी और चार्ज होता है वो होता है -1। तो अब इसका 2 इसके नीचे, इसका 1 इसके नीचे, सिंपल 9 Pb1NO3 होल ट्वाइस। क्योंकि ये जो 2 आ रहा है वो नाइट्रोजन के लिए भी है, ऑक्सीजन के लिए भी है, इसीलिए होल ट्वाइस है। तो फॉर्मूला फाइनली बन गया PbNO3 होल ट्वाइस। उसके बाद लेड ऑक्साइड के लिए वही कहानी। लेड के लिए +2, ऑक्साइड के लिए 2 माइनस। और क्योंकि वैलेंसीज कटती हैं तो काट देनी चाहिए, तो हमने काटा 1 1। एंड ये बन गया हमारा Pb1O1। फाइनली फॉर्मूला बन गया Pb। फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस, इसके लिए सिंपल फॉर्मूले NO2 एंड O2। तो फाइनली हमें ये बताना है कि ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है इसका कोएफिशिएंट क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इसके लिए बैलेंसिंग करेंगे। स्टार्ट करते हुए बैलेंसिंग। एलिमेंट्स कौन कौन से हैं हमारे पास? तो हमारे पास एलिमेंट्स हैं लेड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। रिएक्टेंट साइड में अगर हम देखें तो लेड के एक एटम है, नाइट्रोजन के 2 एटम है, जबकि ऑक्सीजन के अगर हम देखें तो 6 एटम्स। कैसे सर? 2 3 6। ये 2 नाइट्रोजन के लिए भी है। अब अंदर में नाइट्रोजन का एक ही एटम था तो 2 1 2 हो गया। एंड फाइनली 2 3 6 बोले तो 6 एटम हो गए हमारे ऑक्सीजन के। वही प्रोडक्ट साइड में अगर हम चेक करें तो लेड का एक एटम, ऑक्सीजन के 3 पार्ट्स में एटम्स हैं। एक लेड के साथ है वो है 1,
दो नाइट्रोजन के साथ हैं तो +2, एंड साथ में दो ऑक्सीजन के साथ हैं, ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में, तो वो हमारा +2। गलती करी क्योंकि नाइट्रोजन के लिए हमें फिल करना है यहाँ पे, तो नाइट्रोजन के लिए फिल कर लेते हैं। ऑक्सीजन के लिए क्या क्या देखा हमने, 1 +2 +2। एंड नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का एक ही अवेलेबल है, वो ये रहा। अब इसको बैलेंसिंग करनी है। बैलेंसिंग करने में अगर हम देखें कौन कौन सा अनबैलेंस है, हमारा लेड बैलेंस है, बट नाइट्रोजन इधर दो हैं, जबकि प्रोडक्ट साइड में एक ही है। इधर दो करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले जो चीज मुझे प्यारी लगती है, या फिर जो चीज बैलेंसिंग में मैं ज्यादा ध्यान रखता हूँ, ये कि जब मल्टीपल चीजें अवेलेबल हैं आपके पास, तो फिर आप कोशिश करो जहां पे ऑड दिख रहा है उसको इवन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ऑक्सीजन में चेक करो, यहाँ 6 है, बट यहाँ देखो 5 है, एंड 5 में 5 होने के लिए ये 1 रिस्पॉन्सिबल है। ऑल द वे आप इवन को कभी ऑड तो कर नहीं पाओगे, बट ऑड को इवन तो कर सकते हो। तो सबसे पहला ट्राई हम लोग यहीं पे करने वाले हैं। अब प्रोडक्ट साइड में 1 को इवन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। नोटिस करो ये कौन सा 1 है, ये ऑक्सीजन का 1 है, एंड ऑक्सीजन का 1 कहाँ है, ये रहा। हमने क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई करा, क्योंकि हमने ऑक्सीजन को डबल करना था। ऑक्सीजन अकेला नहीं है, लेड के साथ है, वो लेड ऑक्साइड के फॉर्म में है, तो फिर हमें लेड को भी डबल करना पड़ेगा। अब हम अगर हम ऑक्सीजन को चेक करें तो ऑक्सीजन ऑलरेडी हो चुका है 6, बट लेड हो गया 2 प्रोडक्ट साइड में। इसलिए जरूरी है कि हम रिएक्टेंट साइड में भी इसको 2 करें। अब रिएक्टेंट साइड में 2 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इधर डबल करना पड़ेगा। अब जैसे ही हमने इधर डबल करा, तो सिर्फ लेड डबल नहीं हुआ, क्योंकि लेड के साथ नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, लेड नाइट्रेट। तो आप अकेला लेड को डबल नहीं कर सकते हो, आप पूरे मॉलिक्यूल या फिर कह लो पूरे कंपाउंड को ही डबल करोगे। तो इसका मतलब कि आपके नाइट्रोजन भी डबल हो गए, एंड आपके ऑक्सीजन भी डबल हो गए। तो लेड तो बैलेंस हो गया, बट उसने बाकियों को डिसबैलेंस कर दिया और अनबैलेंस कर दिया। नाइट्रोजन चेक करें अगर हम, ये 4 है, जबकि यहाँ देखें हम प्रोडक्ट साइड में एक ही है, तो 4 करना है, एंड 4 करने के लिए हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। लेकिन 4 से जैसे ही मैंने नाइट्रोजन के लिए मल्टीप्लीकेशन करा, ऑक्सीजन भी साथ में है, ये भी मल्टीप्लाई हुआ, तो ये रहा 2, जहां पे हमने 4 से मल्टीप्लीकेशन कर दिया। अब जैसे ही चेक करें अगर हम, तो लेड 2 हो चुके हैं, नाइट्रोजन 4 हो चुके हैं, एंड ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड 12 है, एंड प्रोडक्ट साइड भी 12 हो गए हैं। 2 + 8 + 2, 2 और 8 10, 10 और 2 12। बैलेंसिंग हो चुकी। हमसे बैलेंस करने के लिए पूछा था, नहीं, हमसे पूछा गया था कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कोएफिशिएंट क्या है, एंड इस कोएफिशिएंट को पता करने के लिए हमें बैलेंसिंग करना पड़ा। कोएफिशिएंट की वैल्यू है 4। ऐसे क्वेश्चंस भी हमें प्रैक्टिस, ऐसे क्वेश्चन भी हमें देखने को मिल सकता है, तो इसीलिए हमने इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करा हुआ है। फाइनली, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2। एल्यूमिनियम कार्बोनेट reacts with phosphoric acid to form aluminium phosphate plus carbon dioxide plus water। एल्यूमिनियम कार्बोनेट, एलिमेंट्स कौन कौन से हो गए, एल्यूमिनियम हो गया, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, साथ में हाइड्रोजन एंड फास्फोरस। रिएक्टेंट साइड में अगर हम नंबर ऑफ एटम्स चेक करें, एल्यूमिनियम के 2 एटम्स हैं, कार्बन के 3 एटम्स हैं। नहीं सर, यहाँ तो एक ही दिख रहा है। अब बाहर देखो 3, एंड ये 3 जो है ये दोनों से मल्टीप्लाई हुआ है, ऑक्सीजन से भी एंड कार्बन से भी, क्योंकि अंदर में कार्बन का एक ही है, तो 3 से मल्टीप्लाई होते ही वो हो गया 3। वही ऑक्सीजन की बात करें तो 3 3 9, 9 एटम्स हो गए हमारे ऑक्सीजन में। हाइड्रोजन की बात करें
तो 3 हाइड्रोजन है, फॉस्फोरस एक ही है, एंड इसमें ऑक्सीजन भी है जो कि 4 है। तो ऑक्सीजन को सेपरेटली 4 लिखना पड़ेगा। इस सेपरेट लिखने के पीछे रीजन ये है ताकि मुझे ध्यान रहे कि ऑक्सीजन 2 अलग-अलग जगहों पे है। एक जगह पे 9 एटम्स हैं और एक जगह पे 4 एटम्स हैं। इसीलिए सेपरेट लिखा हुआ है। वही प्रोडक्ट साइड में अगर हम चेक करें, एल्यूमीनियम तो हमें एक ही दिखाई दे रहा है भाई। फॉस्फोरस एक ही दिखाई दे रहा है। ऑक्सीजन 4 दिखाई दे रहे हैं, लिख लिया भाई 4। इसके साथ-साथ कार्बन एक ही दिखाई दे रहा है। ऑक्सीजन फिर दिखाई दिया 2, फिर हमने +2 कर दिया। स्पेस इसलिए छोड़ा है ताकि मल्टीप्लिकेशन करूं तो जगह रहे मेरे पास। हाइड्रोजन 2 एंड फिर इसके साथ ऑक्सीजन है 1, फिर ऑक्सीजन है 1। ऐसे क्वेश्चंस आए तो सबसे पहले वो चेक करो जो ज्यादा ऑड वन है। एग्जाम्पल के तौर पे मुझे दिखाई दे रहा है 3 एंड 2। आप 3 को 2 नहीं बना सकते हो, 2 को 3 नहीं बना सकते। तो फिर क्या करें, एक ऐसा नंबर सोचा जाए जिसमें 3 को भी कन्वर्ट किया जा सकता हो एंड 2 को भी कन्वर्ट किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर 6। ये कैसे पता चला? एलसीएम निकाल के। 3 और 2 का एलसीएम 6 है, यानी 3 को हम 6 बना सकते हैं एंड 2 को 6 बना सकते हैं। तो 3 को 6 बनाने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। अब देखो ये जो 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, वो हाइड्रोजन के लिए सोच के कर रहा हूँ, लेकिन हाइड्रोजन अकेला नहीं है। हाइड्रोजन फॉस्फोरस एंड ऑक्सीजन के साथ में। इट मीन्स ये जो 2 है वो हमारे फॉस्फोरस के लिए भी है एंड ऑक्सीजन के लिए भी है। सर ऑक्सीजन कौन सा, 9 वाला 4 वाला? यहाँ देखें हम, 4 वाला ऑक्सीजन है जो कि डबल हो रहा है। हो गया। अब इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए जो प्रोडक्ट साइड में 2 हाइड्रोजन है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो गया 3 से मल्टीप्लाई। लेकिन क्या अकेला हाइड्रोजन डबल 3 टाइम्स हुआ है? नहीं। इसके साथ ऑक्सीजन भी है, एंड कौन सा ऑक्सीजन? जिसमें एक ही एटम है। यहाँ 2 एटम्स है, यहाँ 4 एटम है। तो जहाँ एक है वहां पे 3 गुना करना है। ये रहा, इसको हमने 3 गुना कर दिया। ओके, देखते हैं एक बारी क्या फर्क पड़ा है। अगर आप देखो हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया भाई, बट फॉस्फोरस अनबैलेंस हो गया। इसके साथ साथ ऑक्सीजन की कहानी अगर हम चेक करें तो ऑक्सीजन देखो यहाँ 9 + 8 17 है, लेकिन यहाँ चेक करें अगर हम, 4 और 3 7, 7 और 2 9। अब इसको कैसे बैलेंस करें, किसको कैसे बैलेंस करें? अच्छा नोटिस करें अगर हम, तो हमारे पास जो चीज दिखाई दे रही है वो ये, एल्यूमिनियम भी अनबैलेंस है। यहाँ 2 एल्यूमिनियम है, यहाँ प्रोडक्ट साइड में एक ही एल्यूमिनियम है। दोनों हम 2 से मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं। हमने जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करा क्या हुआ? सिर्फ एल्यूमिनियम डबल नहीं हुआ, इसके साथ मौजूद फॉस्फोरस एंड ऑक्सीजन भी डबल हुए। तो फॉस्फोरस एंड ऑक्सीजन को भी डबल कर लेते हैं। आपने सर ये 4 वाले के साथ 2 क्यों मल्टीप्लाई करा? आपने 2 वाले के साथ क्यों नहीं करा? क्योंकि ये 4 वाला ही है जिसके साथ अभी अभी मैंने 2 मल्टीप्लाई करा था। अब क्या कहानी होगी भाई? एल्यूमिनियम बैलेंस, फॉस्फोरस बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस, बट कार्बन एंड ऑक्सीजन नॉट बैलेंस। तो कार्बन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्ट साइड में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कर लेते हैं भाई। 3 से मल्टीप्लाई करा हमने, लेकिन जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई करा हमने कार्बन के लिए, साथ में ऑक्सीजन भी 3 गुना हो गया, एंड ये हमने ऑक्सीजन को 3 गुना कर दिया। एंड जैसे ये 3 गुना करा क्या हो गया देखो, कार्बन बैलेंस हो गया और एल्यूमिनियम बैलेंस हो चुका है। हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस कर दिया था हमने। फॉस्फोरस एल्यूमिनियम को बैलेंस करते वक्त हो गया था। एंड ऑक्सीजन को चेक करें, 9 और 8 17, 8 6 14, 3 17, ये भी हो गया बैलेंस। एंड फाइनली ये रिएक्शन होगी बैलेंस, और ये रिएक्शन कही जाएगी अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो ये इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। ओके, प्रैक्टिस क्वेश्चन हो चुके हैं।
एंड याद दिला दूं मैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, अगर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है भाई, दो चीजें कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट बनाती है। एक कंपोजिशन में जस्ट उल्टा, एक रिएक्टेंट बहुत सारे प्रोडक्ट्स में टूट जाता है, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में टूट जाता है। डिस्प्लेसमेंट में एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट लो रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है एंड फाइनली उसकी जगह पे जाके या फिर उसको उसकी जगह से हटा के किसी और चीज को इंट्रोड्यूस कर देता है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड और बेसिस के बीच का रिएक्शन था। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जहाँ पे दो आयंस का एक्सचेंज होता है, इसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। एंड फाइनली आज की क्लास में हम लोग फिनिश करेंगे रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इन दोनों को एक साथ कंबाइन फॉर्म में रेडॉक्स रिएक्शंस कहे जाते हैं। रेड स्टैंड्स फॉर रिडक्शन, ऑक्स स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन। तो दोनों का पार्ट लेने के बाद ये बन गया रेडॉक्स रिएक्शंस। तो आज की क्लास में हम इन्हीं के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि रिडक्शन किसको कहते हैं, फिर हम जानेंगे कि ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं, और उसके बाद दोनों को कंबाइन करके देखेंगे। ओके, व्हाट इज ऑक्सीडेशन? तो ऑक्सीडेशन का मतलब है क्लास 10th के हिसाब से, 11th में आप आएंगे तो फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट आपको सिखाया जाएगा, वो अभी नहीं। बट अभी 10th के हिसाब से ऑक्सीडेशन हम तब कहेंगे जब ऑक्सीजन का गेन हुआ हो या फिर हाइड्रोजन का लॉस हुआ हो। एग्जाम्पल के तौर पे कॉपर एंड ऑक्सीजन का रिएक्शन हुआ एंड ये बन गया कॉपर ऑक्साइड। आपको याद होगा रेडिश ब्राउन होता है हमारा कॉपर, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होने के बाद ये ब्लैकिश हो गया, ब्लैक हो गया। अब इस रिएक्शन में अगर आप नोटिस करो तो कॉपर ने ऑक्सीजन को गेन किया है। पहले कॉपर के पास ऑक्सीजन तो था नहीं, बट अब इसने ऑक्सीजन को गेन कर लिया। ये है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का क्या मीनिंग है? ऑक्सीडेशन का मीनिंग है गेन ऑफ ऑक्सीजन। इसके साथ साथ अगर हाइड्रोजन का लॉस हुआ हो तब भी आप बोलेंगे कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पे हाइड्रोजन सल्फाइड का रिएक्शन करवाते हैं हम लोग क्लोरीन के साथ, एंड जैसे ही क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराया हमने तो हमने देखा HCl प्लस सल्फर। आप नोटिस करो हाइड्रोजन सल्फाइड को, इसमें सल्फर के साथ हाइड्रोजन था, बट आफ्टर रिएक्शन सल्फर हैज लॉस्ट हाइड्रोजन। तो सल्फर क्या कहेगा कि भाई मेरा तो हाइड्रोजन का लॉस हुआ है, ऑक्सीडेशन बोलेंगे, क्योंकि लॉस होना, हाइड्रोजन का लॉस होना ऑक्सीडेशन कहलाता है। एंड यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड ने हाइड्रोजन को लॉस करा और उसके बाद सल्फर बना, ये ऑक्सीडेशन है। तो ऑक्सीडेशन किन दो केसेस में कहा जाएगा? पहला, या तो ऑक्सीजन का गेन हुआ हो या फिर दूसरा हाइड्रोजन का लॉस हुआ हो, दोनों ऑक्सीडेशन कहलाते हैं। इसी तरीके से अगर आप रिडक्शन को देखो तो रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का गेन होना। अच्छा नोटिस करो क्लोरीन, इस क्लोरीन ने हाइड्रोजन को गेन करा है एंड तब जाके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाए, ये है रिडक्शन। तो रिडक्शन का मीनिंग है हाइड्रोजन का गेन करना। सिर्फ यही मीनिंग है? नहीं, इसके साथ साथ एक और मीनिंग है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कॉपर ऑक्साइड, ये वाला जो कॉपर ऑक्साइड है, इसके ऊपर से मैं हाइड्रोजन गैस को पास कराऊं तो क्या होगा? कॉपर अपने ऑक्सीजन को लूज करेगा एंड ये हाइड्रोजन को दे देगा। नोटिस कर सकते हो आप कि कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन को लूज कर दिया। तो मैं बोलूंगा कि कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है। तो रिडक्शन दो सेंसेस में बोला जाता है, आइदर गेन ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन है। जबकि इसका उल्टा गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन है। लॉस ऑफ हाइड्रोजन और गेन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन है।
जबकि गेन ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन है। जैसे ही अब हर रिएक्शन में अगर आप नोटिस करोगे ना, तो आप एक चीज पाओगे कि रिएक्शंस में रिडक्शन के साथ साथ ऑक्सीडेशन दोनों ही एक साथ होते हैं। इसीलिए ऐसे रिएक्शन जहां पे रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों हो रहे होते हैं, ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस। ये रेडॉक्स रिएक्शन है। जब भी रेडॉक्स रिएक्शन का कॉन्सेप्ट आता है, तो वहां ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स का भी कॉन्सेप्ट आता है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स किन्हें कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स उन्हें कहते हैं अ सब्सटेंस दैट हेल्प्स अदर सब्सटेंस टू अंडरगो ऑक्सीडेशन। यानी एक ऐसा सब्सटेंस जो दूसरे सब्सटेंस की मदद कर रहा है ऑक्सीडेशन कराने के लिए, या दूसरे सब्सटेंस की मदद कर रहा है कि भाई तू ऑक्सीडाइज हो, खुद को नहीं, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो ऐसे सब्सटेंस जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं या दूसरों का ऑक्सीडेशन कराते हैं, ऐसों को कहते हैं हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जबकि वही ऐसे सब्सटेंस जो दूसरों का रिडक्शन कराते हैं, खुद का नहीं, दूसरों का, जो दूसरों का रिडक्शन कराएगा उसको हम कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट है ये एजेंट है, वो है जो कि दूसरों का रिडक्शन कराएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, जो दूसरों का ऑक्सीडेशन कराएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं, जिंक प्लस कार्बन, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, एंड इनका रिएक्शन हीट की वजह से होता है, तब बनता है जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। आप नोटिस करो जिंक ऑक्साइड में या फिर जिंक ऑक्साइड ने ऑक्सीजन को लूज किया एंड ये बन गया जिंक। देख रहे हो, ऑक्सीजन को लूज करना सर, ऑक्सीजन को लूज करना, ऑक्सीजन को लूज करना हो रिडक्शन। यानी यहां पे जिंक ऑक्साइड का हुआ है रिडक्शन। जबकि कार्बन को अगर आप चेक करो, तो कार्बन ने ऑक्सीजन को गेन किया है, तो हम बोलेंगे कि कार्बन का हुआ है ऑक्सीडेशन। जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन किसने करवाया? इसका ऑक्सीजन किसने लिया? इसका ऑक्सीजन किसने लिया? किसने इसके ऑक्सीजन को हटाया? सर कार्बन। यानी कार्बन वो है जो दूसरों का क्या करा रहा है? रिडक्शन करा रहा है। एंड यहाँ दूसरा कौन है भाई? जिंक ऑक्साइड। तो कार्बन को हम लोग कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ये खुद का नहीं भाई, दूसरे का रिडक्शन करा रहा है। तो जो दूसरे का रिडक्शन कराए वो है रिड्यूसिंग एजेंट। जबकि जिंक ऑक्साइड की नजर में अगर आप देखो, या जिंक ऑक्साइड की नजर से देखो, तो इसने कार्बन का क्या कराया? इसने कार्बन का ऑक्सीडेशन कराया। कैसे कराया? खुद का ऑक्सीजन इसको देके। तो जिंक ऑक्साइड जो है वो दूसरे का, खुद का नहीं, दूसरे का ऑक्सीडेशन करा रहा है। इसीलिए हम इसको कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसको हम कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो है जो दूसरे का ऑक्सीडेशन कराए, रिड्यूसिंग एजेंट वो है जो दूसरे का रिडक्शन कराए। दोबारा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो है जो दूसरे का ऑक्सीडेशन कराए, रिड्यूसिंग एजेंट वो है जो दूसरे का रिडक्शन कराए, खुद का नहीं। लेकिन दूसरे का रिडक्शन कराने के लिए खुद का ऑक्सीडेशन होना जरूरी है। इसीलिए रिड्यूसिंग एजेंट्स जो होते हैं, इनका ऑक्सीडेशन होता है, अंडरगोस ऑक्सीडेशन। खुद का तो ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन दूसरे का ये रिडक्शन कराते हैं। जबकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की बात करें, तो खुद का रिडक्शन होता है। सिंपल सी बात है, इट गिव्स ऑक्सीजन, या फिर गेन करता है हाइड्रोजन। ऑक्सीजन दे रहा है भाई, एंड ऑक्सीजन दे रहा है, ऑक्सीजन खुद में से लूज कर रहा है, एंड ऑक्सीजन को लूज करना रिडक्शन है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का रिडक्शन होता है, जबकि रिड्यूसिंग एजेंट्स का ऑक्सीडेशन हो रहा है।
कोई कंफ्यूजन नहीं, बिल्कुल शांति से। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो दूसरे का ऑक्सीडेशन कराते हैं। कैसे कराएंगे? खुद का रिडक्शन करा के। एंड खुद का रिडक्शन कराने का क्या मतलब है? या तो हाइड्रोजन को गेन करना या फिर अपने अंदर से ऑक्सीजन को रिलीज कर देना, लूज कर देना। जिंक ऑक्साइड को अगर आप चेक करो, ये क्या कर रहा है? खुद के ऑक्सीजन को लूज कर रहा है एंड लूज करके कार्बन को ऑक्सीजन दे रहा है। तो ये क्या है? ये खुद का ऑक्सीजन लूज कर रहा है एंड दूसरे का ऑक्सीडेशन करा रहा है। दूसरे का ऑक्सीडेशन कराने वाला क्या हो गया भाई? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तभी बन पाया ये जब इसने खुद का रिडक्शन कराया। एंड खुद का रिडक्शन कराने का मतलब ऑक्सीजन को लूज करना और हाइड्रोजन को गेन करना। वही कार्बन की बात करें, कार्बन का खुद का तो ऑक्सीडेशन हुआ है, लेकिन दूसरे का इसने क्या कराया? रिडक्शन कराया। क्योंकि ये दूसरे का रिडक्शन करा रहा है, दूसरे का, खुद का नहीं, दूसरे का रिडक्शन करा रहा है, इसलिए हम इसको कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। एंड रिड्यूसिंग एजेंट बनने के लिए खुद का ऑक्सीडेशन होना जरूरी है या फिर खुद का ऑक्सीडेशन होगा, आमतौर से होता है। तो रिड्यूसिंग एजेंट्स का ऑक्सीडेशन होता है, जबकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का रिडक्शन होता है। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई। एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि आयरन ऑक्साइड, एंड इसका रिएक्शन करा रहे हम एल्यूमिनियम के साथ। एंड रिएक्शन होने के बाद एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन बना, हीट देने की वजह से। अब इस रिएक्शन में अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो आयरन ऑक्साइड ने ऑक्सीजन को लूज करा, तब ये आयरन बना। ऑक्सीजन को लूज करना, ये तो सर रिडक्शन है, ऑफ कोर्स। जबकि एल्यूमिनियम को चेक करें, एल्यूमिनियम भाई साहब शानदार, और इन्होंने ऑक्सीजन को गेन किया है। ऑक्सीजन को गेन करना ऑक्सीडेशन है। सर, आयरन ऑक्साइड का रिडक्शन कैसे पॉसिबल हो पाया? इसका रिडक्शन पॉसिबल इसलिए हो पाया क्योंकि इसके बगल में एक भाई साहब थे जो ऑक्सीजन को लेने के लिए तैयार थे। बोले तो आयरन ऑक्साइड का रिडक्शन कराने के लिए तैयार थे, इन्होंने कराया है। एल्यूमिनियम भाई साहब ने आयरन ऑक्साइड का रिडक्शन कराया है। एंड क्योंकि इन्होंने रिडक्शन कराया है तो ये भाई साहब हो गए रिड्यूसिंग एजेंट। एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में ऑलरेडी बताया है कि इनका खुद का ऑक्सीडेशन होगा। एंड आप देख भी रहे हो, एल्यूमिनियम का खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है। वही आयरन ऑक्साइड ने खुद का रिडक्शन कराया एंड खुद का रिडक्शन कराने की वजह से एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन कराया। आयरन ऑक्साइड एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन करा रहा है, यानी ये हो गया हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसको कहेंगे जो दूसरे का ऑक्सीडेशन कराए, खुद का नहीं, दूसरे का। इसने दूसरे का, बोले तो एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन कराया है, या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का खुद का क्या होगा? रिडक्शन। बिना रिडक्शन के कैसे ऑक्सीजन रिलीज करेगा भाई? इसीलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का रिडक्शन होता है, जबकि रिड्यूसिंग एजेंट्स का ऑक्सीडेशन होता है। अभी भी नहीं समझना है? एक और एग्जांपल करते हैं, जैसा कि ये वाला रिएक्शन अभी अभी थोड़ी देर पहले देखा था, हाइड्रोजन सल्फाइड का रिएक्शन क्लोरीन के साथ। मैं रिएक्शंस को बैलेंस नहीं कर रहा हूं, वो आप करते रहिएगा। एंड रिएक्शन होने के बाद क्या बना? HCl प्लस सल्फर। अगर आप नोटिस कर रहे हो तो हाइड्रोजन सल्फाइड, इसने हाइड्रोजन को लूज किया तब जाके बना सल्फर। हाइड्रोजन को लूज करना, इट्स ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे इन भाई साहब का ऑक्सीडेशन हुआ। ये ऑक्सीडेशन किसने करवाया? किसने हाइड्रोजन को लूज करवाया? किसने? क्लोरीन। ये है जिसने इस हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीडेशन कराया है। इसलिए ये भाई साहब बन गए हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
क्लोरीन खड़े होकर कह रहा है, मैं हूँ भाई जिसने हाइड्रोजन को लूज करवाया है, सल्फर से हाइड्रोजन अलग कराया है, सल्फर से हाइड्रोजन लूज करवाया है, और क्योंकि मैंने सल्फर का ऑक्सीडेशन करवाया इसलिए मैं बन गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसे करवाया? उससे हाइड्रोजन हटा के खुद में ऐड कर लिया, खुद में क्लोरीन ने खुद में हाइड्रोजन ऐड करा, एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इसको कहते हैं रिडक्शन। इसका मतलब ये कि क्लोरीन का रिडक्शन हुआ, एंड क्लोरीन का रिडक्शन तभी पॉसिबल हो पाया जब किसी ने रिडक्शन करवाया। अब यहाँ पे कौन है जिसने रिडक्शन करवाया? हाइड्रोजन सल्फाइड, इसी ने अपना हाइड्रोजन क्लोरीन को दिया था, तो ये हमारा रिड्यूसिंग एज है। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है? दूसरे का रिडक्शन कराता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है? दूसरे का ऑक्सीडेशन कराता है, खुद का नहीं, दूसरे का। तो ये हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड साथ में रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। तो सवाल आया कि इन रिएक्शंस को क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि डेली लाइफ में इन रिएक्शंस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। उनमें से एक इंपॉर्टेंस हमें दिखाई देता है कोरोजन में। आपने देखा होगा कि छत पे पड़ी हुई कूलर जो है बरसात के बाद खराब होना शुरू हो जाती है। आपने बहुत बार देखा होगा कि चांदी जो है वो ब्लैक पड़ना शुरू हो जाती है। मम्मियाँ कंप्लेन करती हैं कि चांदी काली पड़ गई है जी, इसको साफ सफाई करवा लेना जरूरी है। तो वो क्या है? वो है कोरोजन ऑफ सिल्वर। तो व्हाट इज कोरोजन? Corrosion is nothing but slowly eating up of the metals, या फिर कह लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल्स, मेटल्स का खराब होना। एंड ये मेटल्स खराब कैसे होते हैं? बाय द अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस सच एज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, वाटर वेपर। एंड इसी की वजह से हमारा जो मेटल होता है वो धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो अपने ऑक्साइड्स में या कार्बोनेट्स में या सल्फाइड्स में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो खराब होना शुरू हो जाता है। यानी सिंपल भाषा में क्या बोलूं अगर, कि मेटल जब भी एटमॉस्फेरिक गैसेस के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल का डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है। एंड यही मेटल का डिस्ट्रक्शन जो है, इसी चीज को हम लोग कहते हैं कोरोजन। तो कोरोजन और कुछ नहीं है, मेटल का एटमॉस्फेरिक गैसेस के साथ रिएक्ट करके डिस्ट्रॉय होना, दिस इज कॉल्ड कोरोजन। तो कोरोजन इज अ प्रोसेस, एक एक्टिविटी है जो कि एटमॉस्फेरिक गैसेस के साथ रिएक्शन होने की वजह से होती है। एग्जाम्पल के तौर पे सबसे कॉमन कोरोजन का एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन। आपने देखा होगा कि आयरन के ऊपर जंग लग जाता है, एंड जंग लगना अच्छा नहीं है, उससे आयरन खराब होता है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। ये कोरोजन का एक एग्जाम्पल है। इसमें होता क्या है? इसमें आयरन का रिएक्शन होता है ऑक्सीजन साथ में वाटर वेपर्स के साथ। अब यहाँ XH2 इसलिए लिख रहा हूं मैं क्योंकि मुझे नहीं पता कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। वो 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। एंड जब ये ऑक्सीजन कहाँ से? एयर से। वाटर कहाँ से? एयर से, एटमोसफेयर से, वाटर वेपर। एंड जब इनका रिएक्शन होता है तो फिर ये बनता है फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ये एंड ये जो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड है, इसका कलर जो होता है वो ब्राउन होता है, एंड इसी को हम रस्ट कहते हैं। हाइड्रेटेड इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स इन ड्राइड फॉर्म में मौजूद हैं, ड्राइड फॉर्म में उसके अंदर। एंड इसी चीज को हम कहते हैं रस्ट। ये क्या है? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड।
ये है, एंड इसी को हम रस्ट कहते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि भाई आयरन जो है वो ऑक्सीजन एंड वाटर के साथ रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, जो कि रस्ट है। या कह लो इसके ऊपर एक लेयर सरफेस क्रिएट होने लगी है, जो कि धीरे धीरे हमारे मेटल को खा रही है, यानी मेटल हमारा धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रहा है। और इसी चीज को हम कहते हैं कोरोजन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन एक एग्जाम्पल है कोरोजन का। आयरन के ऊपर रस्ट लग जाना ये एक एग्जाम्पल है कोरोजन का, क्योंकि इस रस्ट की वजह से इसको बेनिफिट नहीं हो रहा है, इस आयरन को बेनिफिट नहीं हो रहा है। आयरन धीरे धीरे क्या हो रहा है, खराब हो रहा है, उसकी प्रॉपर्टीज डिग्रेड हो रही है। तो जब भी मेटल एटमॉस्फेरिक गैसेस के साथ रिएक्ट करके मेटल डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है, तो हम इसको कहते हैं कोरोजन। ये सिर्फ आयरन के साथ ही थोड़ी देखने को मिलता है। अच्छा, इसको बैलेंस अगर मैं करूँ तो 2Fe एंड 3/2O2, आप चाहो तो इसको डबल कर लो, बैलेंस हो जाएगा। अभी भी बैलेंस हो चुका है, बस डबल इसलिए ताकि ये 3/2 ना रहे, 3 हो जाए। तो ये एक एग्जांपल है कोरोजन का, रस्टिंग ऑफ आयरन। इसी तरीके से एक और एग्जांपल दिखाऊं जो कि बहुत ज्यादा कंप्लेन देखने को मिलता है, वह सल्फर सॉरी सिल्वर का रिएक्शन हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ। तो जब भी सिल्वर जो है वो एयर में मौजूद हाइड्रोजन सल्फाइड इसके साथ रिएक्ट करती है, तो होता क्या है, सिल्वर सल्फाइड प्लस में हाइड्रोजन गैस बनती है। ये जो सिल्वर सल्फाइड होता है ये बेसिक तौर पे ब्लैक कलर का होता है। तो आप देखोगे कि चांदी है, एंड इस लेट सपोज ये चांदी है, एंड चांदी जो है वो हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करेगी, एंड रिएक्ट करने की वजह से ये जो टॉप लेयर है ये ब्लैक हो जाएगी। अब ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, आपका जो चांदी है वो खराब हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, इसका लस्टर भाई, इसकी जो चमक वगैरह थी वो सब खत्म हो रही है धीरे धीरे। तो ये जो सिल्वर सल्फाइड की लेयर जम जाती है, ये क्या कर रही है, उस सिल्वर की प्रॉपर्टीज को डिग्रेड करिए, सिल्वर को खराब करिए, डिस्ट्रॉय करिए। दिस इज कोरोजन। तो ये कोरोजन का एग्जाम्पल है। अब सवाल है क्या कोरोजन अच्छा है? नहीं, बिल्कुल नहीं भाई। इससे मेटल की प्रॉपर्टीज खत्म होती हैं, डिस्ट्रॉय होता है हमारा मेटल। तो उसको प्रिवेंट करने का क्या तरीका है? इसको प्रिवेंट करने का पहला तरीका पेंटिंग कर दो। आप पेंट कर दो। पेंट करने से क्या होगा कि भाई हमारा ये रहा मेटल, इसके ऊपर आपने एक लेयर इकट्ठ कर दी, एक लेयर क्रिएट कर दी। अब इस लेयर की वजह से क्या होगा कि एटमॉस्फेरिक गैसेस हमारे मेटल के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएंगी, एंड अगर मेटल के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएंगी तो ऑफ कोर्स डिस्ट्रक्शन के चांसेस नहीं है। इसी वजह से ऑयलिंग एंड ग्रीजिंग करके, ऑयल और ग्रीस करके आप क्या कर सकते हो, एक लेयर क्रिएट कर सकते हो। यही कारण है कि आपने बहुत बार नोटिस करा होगा कि साइकिल वगैरह के जो मूविंग पार्ट्स होते हैं वहाँ पे हम लोग ऑयलिंग और ग्रीजिंग रेगुलर इंटरवल्स पे करते हैं, ताकि क्या हो, एटमॉस्फेरिक गैसेस का उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट ना बने। जब डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं बनेगा तो फिर रिएक्शन नहीं होगी, और रिएक्शन नहीं होगी तो फिर वो खराब नहीं होंगे। तीसरा तरीका है इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या करते हैं हम कि जिस मेटल को प्रोटेक्ट करना है उसके ऊपर कोई दूसरा मेटल जो है वो उसकी कोटिंग कर देते हैं। तो जब आप दूसरे मेटल की कोटिंग कर दोगे तो उससे क्या होगा, हमारा जो मेटल है वो हमारा सेफ हो गया, और इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बताऊं, आयरन के ऊपर हमने क्या कर दिया, लेट अस सपोज ये आयरन है, इसको बचाना था, हमने इसके ऊपर जिंक की कोटिंग कर दी, ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। और मैं बता देना चाहता हूँ कि जिंक की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि प्लेट चढ़ा रहे हो आप, पोर्ट चढ़ा रहे हो आप बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। तो जिंक की लेयर आयरन के ऊपर चढ़ाना, या फिर कह लो जिंक की इलेक्ट्रोप्लेटिंग आयरन के ऊपर करना, इसको गैल्वेनाइजिंग भी कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन, है ना। तो जिंक आयरन के ऊपर जिंक की लेयर चढ़ाना, इसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, यानी आयरन के ऊपर जिंक की प्लेटिंग करना गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ही है ये। साथ में एलॉइंग,
एलॉय का मतलब है कि आप एलॉय बना दो भाई। एग्जाम्पल के तौर पे हमने देखा आयरन जंग लगता है, तो हमने आयरन का कार्बन के साथ मिक्सचर क्रिएट करा एंड फिर बनाया हमने स्टील। एलॉय है ये। एलॉय क्या होते हैं? एलॉय मेटल मेटल के मिक्सचर्स या फिर मेटल नॉन मेटल के मिक्सचर्स होते हैं। एंड ये मिक्सचर्स इसलिए बनाए जाते हैं ताकि प्रॉपर्टीज को सुधारी जा सके। तो मेटल्स के सॉरी एलॉयज क्या है? मेटल मेटल के मिक्सचर्स या फिर मेटल नॉन मेटल के मिक्सचर्स। एंड एलॉयज किस लिए क्रिएट करते हैं? ताकि हम प्रॉपर्टीज को सुधार सुधार सकें। तो कोरोजन से बचाने के लिए भी हमने एलॉयज का सहारा ले सकते हैं, जैसा कि हमने स्टील बना के किया। आयरन को कोरोड होने से बचाना था, हमने कार्बन मिक्स करके स्टील बना दिया एंड ये कोरोजन फ्री है। तो इस तरीके से हम कोरोजन को बचा सकते हैं, कोरोजन से मेटल्स को बचा सकते हैं। कौन कौन से तरीके हैं? पेंटिंग करके, ऑयलिंग एंड ग्रीजिंग करके, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके एंड साथ में एलॉइंग करके। एंड लास्ट ऑक्सीडेशन के इफेक्ट्स जो हमें देखने को मिलता है वो है ऑयली एंड फैटी सब्सटेंस के साथ। तो होता क्या है कि ऑयली एंड फैटी सब्सटेंसेस की अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल चिप्स वगैरह, मिक्सचर्स वगैरह, तो इनका जब ऑक्सीडेशन होता है तो ये ऑयली एंड फैटी सब्सटेंस क्या हो जाता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब सर हमें कैसे पता चलता है ये डिस्ट्रॉय हो गए? अरे भाई बदबू आने लग जाएगी, उसका टेस्ट वो काफी ज्यादा ही रूखा सा हो जाएगा, तो उसका स्मेल खराब हो गया भाई, टेस्ट खराब हो गया। इसी चीज को हम कहते हैं रैंसिडिटी, यानी ऑयली और फैटी सब्सटेंसेस का ऑक्सीडेशन होने की वजह से खराब हो जाना। दिस इज कॉल्ड रैंसिडिटी। अच्छी चीज है ना? नहीं, बिल्कुल अच्छी नहीं है भाई, क्योंकि उसकी वजह से ऑयली एंड फैटी सब्सटेंस लूज देयर प्रॉपर्टी एंड वो स्मेल में, टेस्ट में बैड हो जाते हैं। तो फिर कैसे बचाया जाए? सर चिप्स तो हमने देखा है एक एक महीने तक के चिप्स जो होते हैं वो अच्छे रहते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? रैंसिडिटी ना हो, ऑक्सीडाइज ना हो वो ऑयली और फैटी सब्सटेंस, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे टोकोफेरॉल एक एक एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस को स्लो डाउन कर देते हैं। टर्मरिक एक एंटीऑक्सीडेंट है। फिर आपका वो लहसुन, वो आपका एंटीऑक्सीडेंट है। ओनियन एंटीऑक्सीडेंट है ना? तो एंटीऑक्सीडेंट्स को आप यूज करके आप ऑक्सीडेशन प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकते हो, जिसकी वजह से ऑयली और फैटी सब्सटेंस धीरे धीरे खराब होंगे, जल्दी खराब नहीं होंगे। इसी तरीके से दूसरा तरीका है वैक्यूम पैकिंग। वैक्यूम पैकिंग का मतलब नाम भी पता चल रहा है कि आप पैकिंग करो बट वैक्यूम। वैक्यूम मतलब आप उसमें से एयर निकाल लो। तो जब आप एयर इवैक्यूएट कर देते हो, बाहर निकाल देते हो, तो अंदर क्या बचा? कुछ भी नहीं, वैक्यूम है, तो उसको पैक कर दो। अब जब एयर है ही नहीं, तो फिर ऑक्सीडेशन के चांसेस नहीं होंगे। एंड जब ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो फिर हमारा ऑयली और फैटी सब्सटेंस जो भी है वो सेफ रहेगा। इसी तरीके से आप नाइट्रोजन को ऐड कर सकते हो। भाई ऑक्सीडेशन होने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन हटा दो, एयर हटा दो, नाइट्रोजन ऐड कर दो, तो नाइट्रोजन हो गया। या फिर हमारे नोबल गैसेज हो गए जो कि रिएक्टिव नहीं होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हीलियम वगैरह, आप उनको ऐड कर दो। तो इससे क्या होगा कि हमारा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस नहीं होगा। और एक और तरीका है रेफ्रिजरेशन। लेस टेम्परेचर पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस बहुत स्लो होता है, तो आप रेफ्रिजरेशन करके भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकते हो, बोले तो अपने ऑयली और फैटी सब्सटेंसेस को बचा सकते हो। तो इस तरीके से हम रैंसिडिटी से प्रिवेंट करते हैं ऑयली और फैटी सब्सटेंसेस का। तो ऑक्सीडेशन अगर हम देखें मेटल्स का, तो उसको कोरोजन कहा जाता है। अगर ऑक्सीडेशन ऑयली और फैटी सब्सटेंस का हो तो फिर हम उसको रैंसिडिटी कहते हैं। एंड दोनों के दोनों प्रोसेस जो हैं वो हमारे चीजों को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो चीजों को प्रिवेंट करने का क्या तरीका है वो भी हमने इवन देख लिया है। रैंसिडिटी के लिए ये चार तरीके हैं एंड ऑक्सीडेशन के लिए वो चार तरीके हैं: एलॉइंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ऑयलिंग, ग्रीजिंग, पेंटिंग। तो इस तरीके से आप कोरोजन से बचा सकते हैं। एंड फाइनली चैप्टर हो चुका है हमारा एंड।
और इस चैप्टर को पढ़ते वक्त हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं। हमने देखा फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज के बारे में, हमने केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने देखा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में कि किन किन चीजों से पता चलेगा कि भाई केमिकल रिएक्शन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। हमने एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में पढ़ा, रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा। फिर हमने केमिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ना शुरू करा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस। फिर हमने आयंस, मॉलिक्यूल्स एंड केमिकल फार्मूला के बारे में जाना कि भाई आयंस क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं एंड किस तरीके से केमिकल फार्मूले वगैरह बनाए जाते हैं। उसके बाद केमिकल इक्वेशंस को हमने बैलेंस करना सीखा और उसके साथ साथ हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस देखे एंड फाइनली हमने चैप्टर को एंड कर दिया। तो अगर आपका कुछ भी डाउट वगैरह हो तो आप प्लीज कमेंट डाउन करो, आपके डाउट्स को गारंटीड वे में हम लोग सॉल्व आउट करें। ओके, एंड अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी बोलें कि भाई देखो अच्छा है, and अपना चैनल है तो प्रमोट करें। ओके, थैंक यू एंड बी हेल्दी एंड हैप्पी जन्माष्टमी आप सभी को। मौज करो भाई सभी, बस खुश रहो। ओके, बाय।